Hello dear children, welcome to the lectures hosted by Zeta Institute of Science. I am Jitin sir and I am here to teach you guys physics. So my dear children, जैसे कि आप जानते हैं we are dealing with a concept like concepts related to gravitational, okay, gravitation से related हम लोग topic सीख रहे हैं एक एक करके. I request you guys कि आप भी अगर आप लोग मेरा ये वीडियो फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं तो मेक श्योर कि इसके पहले वाले वीडियोस आपने देख लिए होंगे. ग्रेविटेशन से रिलेटेड मैंने बेसिक्स एक्सप्लेन किया है, न्यूटन के लॉज एक्सप्लेन किया है, न्यूटन्स लॉज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बारे में बताया है, उसमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करना है ये भी बताया है. एंड देन उसके बाद मेनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में सिखाया, ऑफ अर्थ एंड ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग सिचुएशन पे कैसे चेंज होती है इसके बारे में मैंने आपको सिखाया है. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ न्यू टॉपिक और न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी. अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब क्या होता है, अब ध्यान से सुनना. ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मतलब सी हम लोग ना ये पूरा जो थ्योरी है अबाउट ये ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको हम लोग एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं. एक और तरीका क्या है इसको देखने का, दैट इज अभी आप तो जानते हैं कि भाई ये एक पर्टिकुलर मास रहेगा, ये दूसरे मास को अट्रैक्ट करेगा. तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट मास है ये, तो ये पॉइंट मास अपने आजू बाजू में एक फील्ड तैयार करता है, जिस फील्ड के अंदर दूसरा कोई मास अगर आ गया तो उस मास को वो अट्रैक्ट करता है. सही बात है कि नहीं? तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये मास, लेट मी कॉल दिस मास, ये मास ने अपने आजू बाजू में एक फील्ड तैयार किया. ये फील्ड किसने तैयार किया? इस मास ने तैयार किया. देयरफॉर मैं बोलूँगा ये जो मास है इट इज़ द सोर्स ऑफ दिस फील्ड. देयरफॉर यहाँ पर ये सोर्स करके बुलाया जाएगा एंड सिम्बॉलिकली मैं इसको MS करके बुलाता हूँ ताकि हमारे लिए अंडरस्टैंडिंग थोड़ा ईजी हो जाए, है कि नहीं. मैं M1 M2 बोलूँगा और मैं बोलूँगा कि M1 सोर्स है M2 सोर्स नहीं, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा, राइट. तो मैं MS करके बोल देता हूँ. MS स्टैंड्स फॉर सोर्स मास. ओके, अब ये इसका जो फील्ड रहेगा, इस फील्ड के अंदर दूसरा कोई अगर मास अगर आ गया तो डेफिनेटली वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. मान लेते दूसरा एक मास यहाँ पर आ गया. अब ये जो मास है ना दूसरे के फील्ड के अंदर आया है. ओके, तो दूसरे के फील्ड के अंदर आया तो मैं इसको बुलाऊंगा टेस्ट मास. ओके, टेस्ट मास. अब आप पूछोगे सर ऐसा भी तो हो सकता है ना सर, ये मास का भी अपना फील्ड होगा, हमारा MS दूसरे MT के मास के फील्ड के अंदर आया, ऐसा भी तो हो सकता है ना. यस माय डियर चिल्ड्रन, दैट इज आल्सो पॉसिबल. एक्चुअली दैट इज आल्सो हैपनिंग. दोनों मासेस एक दूसरे के फील्ड के अंदर आ गए, लेकिन अगर मैं दोनों को सोर्स बुलाऊंगा एंड दोनों को टेस्ट बुलाऊंगा तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा. इसीलिए हम क्या करेंगे, व्हाइल स्टडीइंग वी विल कंसिडर एनी वन मास एज सोर्स. उसके फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे एंड उसके फील्ड के अंदर दूसरा जो मास आता है उसको टेस्ट बुलाएंगे. ये आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, सो हाल फिलहाल ये फील्ड की बात कर रहे हैं, इस फील्ड के लिए ये सोर्स है, इस फील्ड के लिए ये टेस्ट है. ओके, जब इसके फील्ड की बात करूंगा तो ये सोर्स बन जाएगा, दूसरा वाला टेस्ट बन जाएगा. एज सिंपल एज दैट. ओके, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि एक सोर्स है तो फॉर एवर सोर्स ही रहेगा, नहीं. वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सोर्स रहेगा, वही मास शायद दूसरे के लिए टेस्ट बन जाएगा. ओके, एनीवे, सो दिस पर्टिकुलर फील्ड जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन से बनाया है, इस फील्ड को हम लोग बुलाते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. इसको बुलाएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड. अब ये फील्ड के अंदर दूसरा मास अगर आ गया तो आप जानते ही हैं कि भाई ये जो है ना, ये मास को, टेस्ट मास को ये सोर्स मास खींचेगा. आप पूछोगे सर सोर्स मास क्यों भी तो वो खींचता है. यस देयर इज अ रिएक्शन. मैंने क्या बोला आपको, जिसको हम लोग सोर्स अज्यूम करते हैं उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि इसने उसको खींचा. अगर MT को सोर्स अज्यूम करते तो उसके हिसाब से बोलता था कि भाई सोर्स को इसने खींचा, मतलब MS को इसने खींचा, ऐसा. सो उसके हिसाब से डिपेंड करता है. एनीवे, सो MT को MS ने खींच लिया अपने तरफ. अब खींचेगा तो एक फोर्स से खींचेगा. आप तो जानते हैं कि भाई ये जो फोर्स MT ने ये फोर्स क्यों एक्सपीरियंस किया, क्योंकि MT जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आया. ओके, अब ये ग्रेविटेशनल फील्ड ना हर जगह सेम नहीं होता. जितना मास के नज़दीक आएगा उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है और जितना मास के दूर रहेगा उतना वीक फील्ड रहता है. सीधी सी बात है. इसको मैं बुलाता हूँ, मैं अक्सर ये चीज़ को ना ऐसा परफ्यूम की तरह, परफ्यूम थ्योरी से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ. मेरा खुद का थ्योरी है परफ्यूम थ्योरी. सो बेसिकली क्या, मान लीजिए एक कोई है, एक XYZ पर्सन जिसने परफ्यूम अप्लाई किया होगा. अब ये XYZ पर्सन के करीब, जितना करीब दूसरा पर्सन आएगा, चलो इमेजिन कीजिए एक ब्यूटीफुल फीमेल है जिसने परफ्यूम अप्लाई किया, जो खड़ी है यहाँ पर. ओके, एक पर्टिकुलर यहाँ पर इस कोने में खड़ी है. जस्ट इमेजिन कीजिए ये ब्यूटीफुल फीमेल ने परफ्यूम अप्लाई किया है, तो इसके नज़दीक अगर दूसरा कोई बंदा जा रहा है तो सीधी सी बात है, बंदा अगर दूर खड़ा है तो उसके वजह से परफ्यूम का जो फ्रेगरेंस है बहुत कम आएगा, है कि नहीं. तो परफ्यूम का इफेक्ट बहुत कम गिरता है. जितना नज़दीक जाएगा उतना ही
परफ्यूम का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, है कि नहीं? सो जितना करीब जाएंगे उतना परफ्यूम का इफेक्ट ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, जितना दूर जाएंगे उतना परफ्यूम का इफेक्ट कम एक्सपीरियंस होगा। ये देखकर आप लोग समझ जाइएगा। सो सोर्स के जितना करीब जाएगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा टेस्ट पर, सोर्स से जितना दूर रहेगा उतना ही कम इन्फ्लुएंस होगा। सिमिलरली टेस्ट जितना नज़दीक आएगा उतना ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा, उतना ही फील्ड वहाँ पर इंटेंस होता है। ओके, सो अगर किसी ने पूछा कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, मैं बोलूँगा कि भाई सिंपल सा फंडा है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेजर करते हैं? दैट इंटेंसिटी इज नथिंग बट, अभी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को कैसे मेजर करना है? इट इज नथिंग बट आई विच विल बी इक्वल टू, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि भाई टेस्ट के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई हुआ है, कितना फोर्स अप्लाई हुआ है उस टेस्ट के ऊपर। सो फोर्स एक्सपीरियंस्ड पर यूनिट टेस्ट मास विल गिव यू द आंसर फॉर द इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, एज सिंपल एज दैट। आप तो जानते हैं कि मास स्केलर है लेकिन फोर्स वेक्टर है, तो फोर्स वेक्टर है तो इंटेंसिटी भी वेक्टर होना चाहिए। इसका एसआई यूनिट क्या होगा? इट इज फोर्स का न्यूटन है अपॉन मास, मतलब न्यूटन पर केजी हो जाएगा इसका एसआई यूनिट, है कि नहीं? ओके, अब मैंने पहले ही बता दिया फोर्स का जो भी डायरेक्शन है इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन है। अब आप टेस्ट मास को कहीं पर भी लगाओ, एवरी टाइम द फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड टुवर्ड्स द सोर्स। दैट मतलब मास यहाँ पर रहेगा तो फोर्स इस तरफ, मास यहाँ पर रहेगा तो फोर्स इस तरफ, मास यहाँ पर रहेगा तो फोर्स इस तरफ। दैट मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, फोर्स का डायरेक्शन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन ऑलवेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं टुवर्ड्स द सोर्स। ओके, सो मैं बोलूँगा इट इज डायरेक्टेड towards the source, हमेशा सोर्स की तरफ डायरेक्ट करती है। ओके, अब इंटेंसिटी को मैं एक और तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ, मैं बोलूँगा कि भाई बट जो फोर्स होती है वो तो एम अपॉन आर होती है। मतलब इसको अगर यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, मतलब फोर्स के जगह पे मैंने ये डाल दिया अपॉन एमटी, इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, ये कैंसिल होने के बाद आपके पास क्या बचेगा? जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंसिटी। आप बोलोगे सर ये दो एक्सप्रेशन क्यों है? बेटा आपके सामने जो डेटा दिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा एक्सप्रेशन यूज़ करना है। अगर आपके सामने जो डेटा दिया है उस पर टेस्ट मास का डेटा दिया है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए, फोर्स अपॉन टेस्ट मास। अगर आपके सामने जो डेटा दिया है उसमें सोर्स मास का डेटा दिया तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर दिए, जी एम एस अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर कंडीशन ये अज्यूम्ड है कि भाई ये जो मास जो है ना, ये मास एक पॉइंट मास है। पॉइंट मास के अजम्पशन पे हम लोग ये पूरा का पूरा डीलिंग करते हैं, तो पॉइंट मास के लिए ही आप ये अप्लाई कर सकते हो। फिर आप पूछोगे सर अगर पॉइंट मास नहीं, हमारे पास एक रॉड आ गया तो क्या करेंगे? मैं बताऊंगा ना, टेंशन मत लो। मैं इस वीडियो पे नहीं, नेक्स्ट वीडियो पे बताने वाला हूँ कि अलग अलग शेप्स के लिए इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन कैसे निकाला जाता है। ओके, डोंट वरी एट ऑल। सो आई बिलीव इतना आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? सुपर क्लियर। बस आप एक काम कीजिए, इतना वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए माय डियर चिल्ड्रन। तो ये देखकर एक और बात समझ में आ जाता है कि भाई अगर ये एक्सप्रेशन है तो आपके सामने अगर टेस्ट मास नहीं भी दिया रहेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप डायरेक्टली उसका इंटेंसिटी कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल सकते हैं। इवन इफ यू डोंट हैव अ टेस्ट मास ओवर देयर, टेस्ट मास है तो हम लोग निकाल सकते हैं, टेस्ट मास के बिना भी हम लोग निकाल सकते हैं कि वहाँ पर कितना इंटेंसिटी होता है। सो लेट अस अज्यूम कि भाई यहाँ पर एक क्या बोलते हैं उसको, एक पॉइंट मास है। लेट मी कॉल दिस पॉइंट मास एज m1। यहाँ पर एक पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास m, चलो पहले एक एक करके m1 बुलाता हूँ। इसकी वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी है कैसे पता करेंगे? नॉट अ बिग डील, इट इज जी m1 अपॉन इनके बीच का जो भी डिस्टेंस रहेगा, लेट मी कॉल द डिस्टेंस एज r1, दैट विल बी द इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डायरेक्शन कैसा रहेगा? टुवर्ड्स द सोर्स रहेगा, दिस इज द सोर्स, टुवर्ड्स द सोर्स, ये होगा इंटेंसिटी I1। मान लेते हैं कि अभी एक और मास यहाँ पर रख लिया, मैं यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सिखाने वाला हूँ आप लोगों को। अभी एक और मास यहाँ पर रख लिया इसी पॉइंट पर, इसके वजह से भी तो इंटेंसिटी होगा। सो इसके फील्ड के अंदर भी ये पॉइंट आता है, इसके फील्ड के अंदर भी ये पॉइंट आता है। सो दो सोर्सेस है, दोनों के अंदर ये पॉइंट आ रहा है।
सो दोनों के फील्ड के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, लेट मी कॉल द डिस्टेंस एज R2, ये इंटेंसिटी को चलो मैं I2 बुला लेता हूँ। सिमिलरली M3, M4, M5 ऐसे Mn भी रहेगा आपके सामने, तो भी इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस रहेगा यहाँ पर इंटेंसिटी रहेगा In, ये डिस्टेंस रहेगा Rn। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एक ही पॉइंट मल्टीपल सोर्सेस के फील्ड के अंदर आ सकती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, सारे के सारे इंटेंसिटीज, वेक्टर है ना, वेक्टर है तो वेक्टर एडिशन करना है। सवाल पूछा जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टोटल इंटेंसिटी कितना है। सो टोटल इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू I1 बार प्लस I2 बार डॉट 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 In बार। सो जैसे फोर्सेस के मामले में हम लोग ने सीखा था, एक ही पॉइंट पर मल्टीपल फोर्सेस आ सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स पूछा जा सकता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मल्टीपल मासेस की वजह से इंटेंसिटीज कितना है करके पूछा जा सकता है, तो वहाँ पर भी आपको रिजल्टेंट ही निकालना है। सो इंडिविजुअल इंटेंसिटीज निकालना है इस फॉर्मूला यूज करके, देन उसको वेक्टर एडिशन कर देना है आपको। आई बिलीव यू गाइज आर वेरी क्लियर विद दिस। माय डियर चिल्ड्रन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ इट। चलो अभी हम लोग ना इसको एग्जाम्पल के साथ टैकल करने की कोशिश करते हैं। सो एक एग्जाम्पल आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए वापस मैंने इक्विलैटरल ट्राइंगल मैंने कंसिडर कर लिया, ओके। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल में यहाँ पर एक मास है M1 जिसका मास है 1 kg, ये 1 मीटर का डिस्टेंस है। ये M2 रहेगा जिसका मास रहेगा 2 kg, ओके। सवाल ये है कि यहाँ पर इंटेंसिटी कितना होता है। अब आप तो जानते हैं इधर कोई मास है नहीं, एक डजंट मैटर, है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, ओके। सो यहाँ पर इंटेंसिटी इसके वजह से, मतलब M1 की वजह से एक इंटेंसिटी है और M2 की वजह से एक इंटेंसिटी है, इन दोनों के बीच का एंगल 60 है। बात खत्म। I1 का एक्सप्रेशन निकालते हैं। I1 इज हाउ मच, G M1 अपॉन R स्क्वायर, है कि नहीं। सिमिलरली अभी यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। हाल फिलहाल मैं G का वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ, आपको तो पता ही है कि G का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11, बट हाल फिलहाल के लिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, ओके। M1 की जगह पे 1 kg डाल देता हूँ अपॉन R के जगह पे, R तो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हर जगह 1 ही रहेगा। सो कुल मिलाकर यहाँ पर रहेगा G, एंड I2 का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इट इज G M2 अपॉन R2 स्क्वायर। R2 का भी वैल्यू वही है कि नहीं। सो इट इज G M2 का वैल्यू है 2, R का वैल्यू है अगेन 1, सो कुल मिलाकर 2G। अभी आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा स्क्वायर रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos 60। यहाँ पर I1 के जगह पे मैं लिखूंगा G, तो G स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा I2 की जगह पे 2G का स्क्वायर हो जाएगा 4G स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई G मल्टीप्लाइड बाई 2G मल्टीप्लाइड बाई हाफ कैंसिल। कुल मिलाकर यहाँ पर मिलेगा 2G स्क्वायर प्लस 4G स्क्वायर इज 6G स्क्वायर प्लस G स्क्वायर इज 7G स्क्वायर। सो ये हो जाएगा G मल्टीप्लाइड बाई √7, ये आपका आंसर रहेगा। आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर, ये समझ में आया होगा आपको, ओके। चलो सिमिलरली मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ा सा मैं ट्विस्ट लेके आता हूँ। सो यहाँ पर कभी कभी क्या है, वो लोग पूछेंगे कि इंटेंसिटी कितना है फाइंड करो एक पर्टिकुलर स्पॉट पर। कभी कभी वो लोग बताएंगे कि वही इंटेंसिटी कितना है और आपको बोलेंगे स्पॉट फाइंड करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर इमेजिन कीजिए दे हैव गिवन 1 मास, दिस इज अनदर मास, ओके। वापस मैं 1 kg 2 kg मतलब सिंपल एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रहा हूँ। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स तो और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मैं जस्ट आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि कैसे कैसे है। इन्होंने पूछा है फाइंड अ पॉइंट जहाँ पर इनके बीच में कहीं तो भी एक पॉइंट है जहाँ पर इंटेंसिटी 0 है, मतलब इंटेंसिटी बता दिया, उसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, ओके। इफ दे आर सेइंग यहाँ पर कहीं तो भी एक पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, न्यूट्रल पॉइंट, ओके। न्यूट्रल पॉइंट, ये एक न्यूट्रल पॉइंट है। ये न्यूट्रल पॉइंट किधर है पूछा है, मतलब पूछेंगे 1 kg से कितनी दूरी पर है, मैं बोलूँगा भाई 1 kg से x के दूरी पर है। डेटा में उन्होंने दिया रहेगा कि टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना रहेगा। चलो लेट मी अज्यूम कि 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिया, जस्ट एग्जांपल के तौर पे अज्यूम कर रहा हूँ। आंसर भी सेंटीमीटर में फाइंड करने को बोला, चलो मैं कन्वर्ट भी नहीं करूँगा इस केस में। यहाँ पर इन्होंने बोला है इंटेंसिटी 0 है करके। सो
बेसिकली वही सेम स्टोरी, ये इंटेंसिटी, ये पॉइंट पर इस पर्टिकुलर मास की वजह से इंटेंसिटी I1 इस तरफ एक्ट होगा, उस पर्टिकुलर मास की वजह से इंटेंसिटी I2 उस तरफ एक्ट होगा। कुल मिलाकर आप तो जानते हैं कि टोटल इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 बार प्लस I2 बार। अभी आप तो जानते हैं एक लेफ्ट की तरफ है और एक राइट की तरफ है, तो लेफ्ट की तरफ वाले को मैं काम करता हूँ -I1 लिखता हूँ, राइट की तरफ वाले को +I2 लिखता हूँ, एंड टोटल इंटेंसिटी तो 0 ही दे दिया उन्होंने। एक I1 को इस तरफ लेके आ जाओ तो I1 इज इक्वल टू I2। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इन शॉर्ट जब भी ऐसे जीरो वाला सिचुएशन आएगा, ये न्यूट्रल वाला सिचुएशन आएगा ना, आप डायरेक्टली लेफ्ट वाला इंटेंसिटी इक्वल टू राइट वाला इंटेंसिटी लिख लो, आपको करेक्ट आंसर ही मिलेगा। वैसे भी पूरा स्टेप सॉल्व करने के बाद भी यही आने वाला है, तो डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करो। तो गोइंग फॉरवर्ड मैं डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट करूँगा इन फ्यूचर वीडियोज़। ओके, या I1, अब I1 के जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इट इज़ नथिंग बट फॉर्मूला लिखना Gm1 अपॉन R1 स्क्वायर, है ना। I2 की जगह पे लिखूंगा Gm2 अपॉन R2 स्क्वायर। फॉर्चुनेटली G तो कैंसिल हो जाएगा। M1 की जगह पे 1 kg लिखता हूँ, R1 की जगह पे x स्क्वायर लिखता हूँ, M2 की जगह पे 2 kg। एक काम करता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन की ईजीनेस के लिए मैं इधर ना 4 kg लिखता हूँ, सो दैट आपको पता चलेगा मैंने ऐसे क्यों किया करके। M2 की जगह पे 4 kg लिखता हूँ, R2 की जगह पे, ये R2 कितना रहेगा, सी टोटल 10 है, 10 में से x निकलेगा तो जो बचेगा दैट विल बी हाउ मच, 10 माइनस एक्स इन सेंटीमीटर्स ऑब्वियसली, 10 माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट निकालते हैं, मैंने इसलिए 4 किया था ताकि वो स्क्वायर रूट हो जाए। ओके, तो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ईजी हो जाएगा फिर। सो 1/x इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x, ये उस तरफ चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 10, कुल मिलाकर x इज इक्वल टू 10/3 सेंटीमीटर या फिर 3.33 सेंटीमीटर। सो ये भी मैंने जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है कि भाई कैसे इसको यूज़ किया जाता है। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया उसको कैसे यूज़ करना है, इसका एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे रहा था। आई बिलीव आप लोगों को क्लियर है। आई रिक्वेस्ट यू गाइस टू प्लीज़ मेक अ नोट ऑन इट। आई बिलीव ये वीडियो में जो सिखाया आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इस वीडियो में मैंने आपको ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होता है करके सिखाया, उसके सुपरपोजिशन के बारे में सिखाया, मल्टीपल मासेस की वजह से इंटेंसिटीज़ क्या होते हैं, इंटेंसिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, एक सोर्स की वजह से, एक टेस्ट की वजह से, ये भी सिखाया। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉइंट मासेस की वजह से सिखाया है, ये अलग अलग शेप्स की वजह से भी इंटेंसिटीज़ होते हैं, उसके बारे में मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी हो जाएगा। दिस इज जितिन सर, टीचिंग फॉर जीटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।